स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में राजस्थान सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स परचेज करना चाहते हैं, जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। 2023 पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी मैथ सॉल्यूशन के साथ। पीएसए सिलेबस की बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक मिल जाएगी और प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही शानदार बुक क्वेश्चन ओशियन बुक जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। और जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से करके जाते हैं एग्ज़ाम में, हूबहू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको परचेज करनी है 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डीपीएमएस एंड एफ एंड ए इज अ मॉड्यूल ऑफ। डीपीएमएस और एफ एंड ए मॉड्यूल ये जो है किसके हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? बी आ जाएगा। डीपीएमएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। एफ एंड ए की फुल फॉर्म हो जाएगी फाइनेंस एंड अकाउंट। सीएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। सीआईएस की हो जाएगी कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। एनआई की हो जाएगी नेटवर्क इंटीग्रेटर। यही क्वेश्चंस, यही फुल फॉर्म्स आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। तो यही नहीं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया वही चीज़ याद रखनी है, उसकी ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। उस ऑप्शन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसको भी साथ में याद कर लेना है। तो नेटवर्क इंटीग्रेटर है, इसमें NSP1 है, NSP2 है, कौन है वो भी आपको आने चाहिए। Which module is used for dispatching the accountable articles? जवाबदेह लेख भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका भी बी आ जाएगा। IPVS का यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। POS की क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ सेल। DPMS की मैंने अभी बताया डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। Counter user cannot log in multiple systems as counter are mapped with। काउंटर उपयोगकर्ता एकाधिक सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता, यानी कि जो काउंटर यूज़र होगा वो एक से ज़्यादा सिस्टम में अपनी आईडी से लॉगिन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि काउंटर जो होते हैं उसको किसके साथ मैप किया जाता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा MAC। और इस MAC का अर्थ होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग। इसके साथ काउंटर्स को मैप किया गया होता है, इसलिए काउंटर यूज़र एक से ज़्यादा काउंटर पे लॉगिन नहीं कर सकता। हाउ मैनी डिजिट्स द फैसिलिटी आईडी यूनिक आईडी टू आइडेंटिफाई अ पोस्ट ऑफिस है? जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर 13 होना चाहिए, लेकिन आंसर की मैं 10 इसका आंसर दिया हुआ है। या इसमें कन्फ्यूज़न है, अगर आपको इसका लगता है कोई और आंसर होना चाहिए या 13 इसका करेक्ट आंसर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है डी इसकी सही ऑप्शन है तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी डन यूजिंग दर्पण CVS ऐप इंक्लूड्स। दर्पण CVS ऐप का उपयोग करके किए जा सकने वाले लेन देन में क्या शामिल है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते थे, डिपॉजिट कर सकते थे, विड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन अब ये आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास न्यू डिवाइसेस आ गई हैं। दर्पण डिवाइस में होता था दर्पण CVS, तो दर्पण अब डिवाइस नहीं है तो इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। द टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण। तो दर्पण में उपयुक्त प्रिंटर का नाम, यानी कि आपको जो पहले MCD मेन कंप्यूटिंग डिवाइसेस दी गई थी उसको दर्पण डिवाइस भी कहा जाता था। तो उसमें जो प्रिंटर होता था वो कौन सा प्रिंटर होता था? थर्मल प्रिंटर होता था। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
विच आर दी कस्टम फॉर्म्स यूज्ड टू बुक इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों को बुक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कस्टम फॉर्म कौन कौन से हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दो तरह के कस्टम फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी CN22, CN23। अब जो फॉर्म CN22 होता है इसका यूज़ कब किया जाएगा, तो जब भी कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल जिसकी वैल्यू 300 SDR से कम हो उसकी बुकिंग की जाती है तो उसके लिए फॉर्म CN22 का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई आर्टिकल जिसकी वैल्यू 300 SDR है या इससे ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में CN23 फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। At present, 4 types of postcards are available. Find the odd one out. वर्तमान में 4 प्रकार के पोस्ट कार्ड उपलब्ध है, इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कंपटीशन पोस्ट कार्ड, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेघदूत पोस्ट कार्ड अवेलेबल है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड भी अवेलेबल है। For periodicals, following details must present on the periodicals. Find the odd one out. जब भी पत्रिकाएं भेजी जाती हैं तो उनके विवरण पत्रिकाओं पर कुछ मौजूद होने चाहिए। हमें क्या बताना है, कौन सा विवरण उसके ऊपर नहीं होगा। RNI नंबर उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ ये रजिस्टर होना चाहिए। किस नंबर के साथ रजिस्टर है वो नंबर होना होगा। DOP का जो लाइसेंस नंबर दिया जाएगा वो भी होना चाहिए। प्राइस भी होता है लेकिन कंटेंट डिक्लेरेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होती है। क्या सुपरस्क्रिप्शन होती है, रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। किस नंबर के साथ रजिस्टर है वो नंबर आगे लिखा जाता है, तो RNI नंबर लिखा जाएगा। DOP से मिले हुए लाइसेंस का नंबर लिखा जाएगा। प्राइस लिखा जाता है जो भी पीरियोडिकल्स होते हैं उनका, लेकिन कंटेंट डिक्लेरेशन नहीं होती है। But is the discount a rate for corporate customer who is paying monthly ₹90 lakh for booking speed post articles? स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए मासिक 90 लाख रुपए का भुगतान करने वाले कॉरपोरेट ग्राहक के लिए छूट दर क्या होगी। तो यहाँ पे जब भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग के बारे में डिस्काउंट आता है, या तो आपके वॉक इन कस्टमर के लिए रहेगा या फिर कॉरपोरेट कस्टमर के लिए। तो जब वॉक इन कस्टमर के लिए दिया जाएगा तो अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर होगा, जब कॉरपोरेट कस्टमर के लिए होगा तो अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर होगा। अब बात करें कॉरपोरेट कस्टमर के लिए, 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर बात करें 5 लाख से लेके 25 लाख तक उनको डिस्काउंट दिया जाएगा 15% का। 25 लाख से 1 करोड़ तक उनको डिस्काउंट दिया जाता है 20%। और 90 लाख जो वो किसके बीच में आएगा, 25 लाख और 1 करोड़ के बीच में आएगा। तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा 90 लाख के ऊपर, करेक्ट आंसर आपके पास C आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। Which of the following custom forms used for international speed post articles having value above 300 SDR, 300 SDR से अधिक मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कस्टम फॉर्म यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर C आ जाएगा, CN23 का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं या एक्सप्रेस मेल सर्विस वाले जो लेख होते हैं उनकी बुकिंग के लिए 2 तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। या तो CN22 का यूज़ किया जाएगा या CN23 का यूज़ किया जाएगा। CN22 का यूज़ तब किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम है, और आपके CN23 फॉर्म का यूज़ तब किया जाएगा जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या फिर इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 300 SDR से अबव आर्टिकल के लिए बोला गया है तो CN23 का यूज़ किया जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेख का अधिकतम वजन क्या हो सकता है। तो आपके पास चाहे डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट हो चाहे इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट हो, दोनों के लिए वेट लिमिट
एक समान रहती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट हो जाएगी 35 kg हो जाएगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नोट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रीमियम उत्पाद नहीं है। तो जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करते हैं, सबसे शुरुआत में ही आपको एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में दो तरह के प्रोडक्ट आपके पास हैं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, दूसरे हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट जो बाद में आए हैं, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक है शुरुआत से चले आ रहे हैं। तो उसमें क्या आते हैं आपके पास, ऑर्डिनरी लेटर है, रजिस्टर्ड लेटर है, इंश्योर्ड लेटर है, पार्सल पोस्ट है, वैल्यू पेबल पोस्ट है, ये सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आते हैं। फिर दूसरी बात हम करें यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट की, लॉजिस्टिक पोस्ट प्रीमियम सर्विस में आती है, स्पीड पोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट में आती है। फिर उसके बाद बिजनेस पार्सल या बिजनेस पोस्ट भी प्रीमियम प्रोडक्ट में आती है, लेकिन बुक पैकेट जो है ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आते हैं। तो स्पीड पोस्ट है, लॉजिस्टिक पोस्ट है, बिजनेस पोस्ट है, डायरेक्ट पोस्ट है, मीडिया पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, ये सभी किस में आते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट में आते हैं। बाकी जो बच जाएंगे वो ट्रेडिशनल या पारंपरिक उत्पादों में आएंगे। But is the maximum amount up to which you can insure an article booked at post offices other than branch post offices, शाखा डाक घरों के अलावा अन्य डाक घरों में बुक की गई डाक वस्तु का आप अधिकतम कितनी राशि तक बीमा करवा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी अन्य पोस्ट ऑफिस में जब आप किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस करते हैं, अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाए तो 600 रुपीज़ लिमिट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अलावा अन्य डाक घरों की बात की है तो 14th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the solution that provides business customers a cost-effective and efficient solution which manages the entire value chain from collection to storage to transmission to distribution across the country in India Post। वह कौन सा समाधान है जो व्यावसायिक ग्राहकों को लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है, जो भारतीय डाक में संग्रहण से लेकर भंडारण तक, प्रसारण से लेकर वितरण तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, लॉजिस्टिक पोस्ट। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, FTL, LTL, वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, और भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। Which of the following statements are true with respect to direct post? डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आर्टिकल्स पोस्टेड एज अ डायरेक्ट पोस्ट विल वेयर नो एड्रेस और नेम ऑन दी कम्युनिकेशन। डायरेक्ट पोस्ट के रूप में पोस्ट किए गए लेखों पर कोई भी पता या नाम नहीं होगा। तो जो डायरेक्ट मेल होती है उसके दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डायरेक्ट पोस्ट होता है। जो डायरेक्ट पोस्ट होता है उसमें अनएड्रेस्ड जो आर्टिकल्स आएंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो जो भी आर्टिकल डायरेक्ट पोस्ट के अंडर पोस्ट किए जाएंगे उनके ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम या पता नहीं होता है। दीज विल बी एक्सेप्टेड इन बल्क इन डेजिग्नेटेड ऑफिसेज। इन्हें नामित कार्यालयों में थोक में स्वीकार किया जाएगा, यानी कि इनको क्या किया जाता है, कुछ एक कार्यालयों में बड़ी संख्या में डायरेक्ट पोस्ट के अंडर, क्योंकि जब भी आर्टिकल्स की पोस्टिंग करनी होती है कम से कम आपको कितने आर्टिकल चाहिए पोस्ट करने के लिए, 1000 आर्टिकल चाहिए। तो थोक में बड़ी संख्या में इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल्स विल नॉट बी पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स। डायरेक्ट पोस्ट जो लेख होते हैं इनको पोस्ट करने के लिए कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। इन केस ऑफ आर्टिकल्स मींट फॉर डिलीवरी इन अदर टाउन। अब अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट पोस्ट के अंडर आर्टिकल्स को पोस्ट किया है जिनका वितरण किसी दूसरे शहर में किया जाना है या नगर में किया जाना है, तो डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल्स वुड बी एक्सेप्टेड इन पिन कोड वाइज बंडल्स। तो डायरेक्ट पोस्ट जो लेख होंगे पिन कोड के अनुसार बंडलों में स्वीकार किए जाएंगे। तो डायरेक्ट पोस्ट के बारे में ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसकी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगी।
A valuable article on which intimation has been served and lying in the deposit for 7 days can be retained. एक वीपी लेख जिसकी सूचना दी जा चुकी है और 7 दिनों से जमा में पड़ी हुई है उसको रखा जा सकता है। तो कोई भी आपका वैल्यूएबल आर्टिकल है उसके बारे में इंटीमेशन भी दी जा चुकी है और 7 दिनों से वो डिपॉजिट में है, क्या किया जा सकता है, उसको अगले 7 दिनों के लिए और डिपॉजिट में रखा जा सकता है। लेकिन कैसे रखा जाएगा, इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। Acknowledgement card attached to an unclaimed or a returned registered article for redelivery to sender should be। प्रेषक को पुनर्वितरण के लिए लावारिस या लौटाए गए पंजीकृत लेख से जुड़े पावती कार्ड का क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी अनक्लेम या आर्टिकल है आपके पास, ठीक है, अनक्लेम आर्टिकल है या रिटर्न्ड आर्टिकल है जो कि ब्रांच ऑफिस के द्वारा डिलीवर किया जाना है, अगर उसके साथ एक्नॉलेजमेंट होगी तो उसको अकाउंट ऑफिस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। एक्वेटेंस रोल्स शुड बी साइंड बाई एंड फॉरवर्डेड टू। एक्वेटेंस जो रोल होते हैं किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए और फिर आगे किसको वो अग्रेषित किए जाते हैं, किसको भेजे जाते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, जो आपके एक्वेटेंस रोल होते हैं एसपीएम के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं, हस्ताक्षरित करने के बाद हेड ऑफिस को भेज दिए जाते हैं एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के पीछे दर्ज करने के बाद। द ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन आर। प्रधान डाकिए के क्या कर्तव्य हैं। टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू दी ट्रेजरी और टाउन सब ऑफिस। कोषागार या नगर सब ऑफिस तक नकदी पहुंचाना या वहां से नकदी लेकर आने का काम इनको दिया जाता है। तो प्रधान डाकिया जो होता है उसको ये काम दिया जाता है, कौन सा, टाउन सब ऑफिस को या कोषागार को नकदी लेकर जाना या वहां से नकदी लेकर आना। टू टेक आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल दैट हैव बीन रिटर्न्ड बाय अनदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड। अन्य किसी डाकिए के द्वारा लावारिस या मना किए हुए जो भी वापस लाए जाते हैं लेख, उनको वापस वितरण के लिए हेड पोस्टमैन लेके जाता है। टू वर्क इन दी प्लेस ऑफ एनी पोस्टमैन हु इज़ द टेम्परेरली एबसेंट। किसी ऐसे डाकिए के स्थान पर कार्य करता है जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये सभी क्या है, करेक्ट है। तो ये सारे काम जो है प्रधान डाकिए को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना, फिर आपके पोस्टमैन है या लेटर बॉक्स अटेंडेंट है उनके काम का परीक्षण करना, ये सारे काम जो है प्रधान डाकिए को दिए जा सकते हैं। In which of the following SB order the annual account maintenance charge for POSB account was revised to ₹50 instead of ₹100। निम्नलिखित में से किस एसबी आदेश में पीओएसबी खाते के लिए जो वार्षिक खाता रख रखाव शुल्क है उसको ₹100 की बजाय ₹50 तक संशोधित किया गया था। 21 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। एसबी ऑर्डर 8/2021 में एसबी खाते के जो पहले मेंटेनेंस चार्जेस थे वो ₹100 थे, यानी कि अगर आप अपने एसबी खाते में ₹500 की जो राशि है उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको मेंटेनेंस फीस के रूप में ₹100 देने पड़ते थे। लेकिन एसबी ऑर्डर 8/2021 के अनुसार उस राशि को घटा दिया गया, ₹50 कर दिया गया। ईच सेट ऑफ अ सॉर्टिंग ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू। छंटाई कार्यालय के प्रत्येक सेट को कौन कौन से या कितने विभागों में विभाजित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 डिपार्टमेंट्स में, 4 डिपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करें, क्या आ जाएगा आपके पास, मेल डिपार्टमेंट आ जाएगा। मेल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, ये भी याद रखना है। दूसरा डिपार्टमेंट हो जाएगा सॉर्टिंग डिपार्टमेंट जिसका हेड रहेगा सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास बच जाता है पार्सल डिपार्टमेंट, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट उसका हेड हो जाएगा। तो प्रत्येक छंटाई कार्यालय के जितने भी सेट होते हैं उनको इस तरह से 4 विभागों में
विभाजित किया जाता है। At all stations except changing stations, the set about to proceed should be present. चेंजिंग स्टेशनों को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर आगे बढ़ने वाले सेट को मौजूद होना चाहिए। 23rd की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। एट द आवर फिक्स्ड बाय द सुपरिटेंडेंट, जो भी समय निर्धारित किया जाता है अधीक्षक के द्वारा उस समय, विच विल बी एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, और ये जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है ट्रेन के प्रस्थान से कम आधा घंटा पहले होता है। ठीक है, तो चेंजिंग स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर जहां से सेट को ट्रेन के माध्यम से आगे जाना है वहां पर क्या होगा, उस सेट को ट्रेन के प्रस्थान से कम आधा घंटा पहले वहां पर प्रस्तुत होना होगा। और ये समय जो है कितने समय पहले प्रस्तुत होना है, कम से कम आधा जो घंटा है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर आधे घंटे से पहले आपको वहां पर उपस्थित होने की आवश्यकता है तो इसके बारे में अप्रूवल आपको हेड ऑफ सर्कल से चाहिए, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उस चीज़ के बारे में अप्रूवल देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। The insurance seals must always remain in the possession of the who is responsible for its safe custody and will be held answerable if any improper use is made of it. बीमा सील जो है हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, और यदि इसका कोई अनुचित उपयोग किया जाता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। 24 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक। तो जो इंश्योरेंस सील होती है दी किसको जाती है, छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को दी जाती है। और ये जो है इंश्योरेंस सील हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कब्जे में रहनी चाहिए, और अगर इसका कोई भी मिसयूज़ किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, हेड सॉर्टिंग इस चीज़ के लिए जवाबदेह होगा। How to treat articles addressed in Indian language intended for dispatched abroad. विदेश भेजने के लिए भारतीय भाषा में संबोधित लेखों पर क्या कार्यवाही की जाएगी। 25 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश शुड बी एडेड, अंग्रेजी में प्रतिलेखन जोड़ा जाना चाहिए। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री के लिए आपने एक आर्टिकल भेजा है, उसके ऊपर अगर लैंग्वेज किसी भी इंडियन लैंग्वेज में है, क्या उसके ऊपर जो भाषा है वो कोई भी भारतीय भाषा है, ऐसी स्थिति में उस लेख के ऊपर आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन साथ में ऐड कर देनी होगी। How much test checks of credit and debits in each bill shall be checked by another senior and experienced official in the office of account related with foreign mail. प्रत्येक बिल के में क्रेडिट और डेबिट की कितनी परीक्षण जांच लेखा कार्यालय में किसी अन्य वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी द्वारा की जाएगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 20% की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंड अप टू एंड बाई होम, रात्रि डाकघर का विस्तार कितने बजे तक हो सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसी भी नाइट पोस्ट ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स होते हैं रात के 8:30 बजे तक बढ़ाए जा सकते हैं, और ऐसा करने में जो सक्षम प्राधिकारी है वो है महानिदेशक डाक, डायरेक्टर जनरल पोस्ट। Manufacture and use of a fictitious postage stamps for any purpose whatsoever is prohibited and is an offense punishable under which section of the Indian Penal Code. किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप काल्पनिक डाक टिकटों या नकली डाक टिकटों का निर्माण करते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास ये हो जाएगा, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत इसे क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और कैसा माना जाएगा, पुनिशेबल अपराध माना जाएगा, सजा वाला अपराध माना जाएगा। If the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of the expiry of the period of rent, or the renting of the post box is not renewed within the aforesaid period, then यदि किराएदार द्वारा किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर
पोस्ट मास्टर को ताला और चाबी नहीं सौंपी जाती है या उपरोक्त अवधि के भीतर पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण नहीं किया जाता है तो क्या किया जाएगा? 29 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, उसकी जमानत राशि जो है वह जब्त कर ली जाएगी। तो जब भी क्या होता है, किराए की अवधि समाप्त हो जाती है, या तो 15 दिनों के भीतर आप किराए की अवधि को रीन्यू करेंगे, अन्यथा ताला और चाबी आप पोस्ट मास्टर को सरेंडर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके द्वारा किया हुआ डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। A post resident article is kept in the post office to which it is addressed for a period not exceeding. एक पोस्ट रेस्टेंट लेख जिस डाकघर को संबोधित होता है उसमें किस अवधि से अधिक नहीं रखा जा सकता? 30th की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी कोई पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है, जिस डाक घर के लिए उसे भेजा जाएगा उस डाक घर में मैक्सिमम उसको 1 महीने के लिए रखा जा सकता है। अगर वो वैल्यू पेएबल आर्टिकल है तो उसको 7 दिन के लिए रखा जाएगा। When the last day for the payment of any postal dues or for the receipt of sums dues from the post office falls on a Sunday and post office holiday, then which shall be taken as the last day for such transactions? जब भी किसी डाक दे राशि के भुगतान के लिए या डाक घर से दे राशि की प्राप्ति के लिए अंतिम दिन रविवार या डाक घर की छुट्टी पर पड़ता है तो ऐसे लेन देन के लिए अंतिम दिन कौन सा माना जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने BNPL फैसिलिटी का लाभ उठाया है, उसके लिए आपने पेमेंट करनी होती है बाद में, लेकिन जो पेमेंट वाला दिन है वो संडे वाले दिन आ जाता है या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन आ जाता है। क्योंकि अब संडे है लेकिन लास्ट डे है, पेमेंट आपने देनी है पोस्ट ऑफिस को, तो क्या किया जाएगा? तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा उसको लास्ट डे लिया जाएगा पेमेंट का भुगतान करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Second class mails are forwarded by air transmission under the following circumstances. निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी के मेल हवाई प्रसारण द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं। 32 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? इफ़ दे आर मार्क्ड फॉर इट्स ट्रांसमिशन, अगर वे हवाई मार्ग से प्रेषण के लिए चिन्हित किए गए हैं। आर पेड विद द रिक्वेसाइट एयर सरचार्जेस, और साथ में उनके ऊपर जो हवाई अधिभार है उसका भुगतान किया हुआ है, तभी उनको हवाई मार्ग से अग्रेषित किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इसके लिए उन्हें चिन्हित किया गया होना चाहिए कि इनको हवाई मार्ग से प्रेषित करना है और साथ में हवाई अधिभार का भुगतान भी किया गया होना चाहिए। A letter posted unpaid is charged on delivery with, बिना भुगतान के पोस्ट किए गए पत्र के वितरण पर क्या शुल्क लिया जाता है? 33 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। डबल दी पोस्टेज, डाक शुल्क का 2 गुना लिया जाता है। जब भी आप किसी लेटर को पोस्ट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर किसी भी डाक शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने एक लेटर पोस्ट किया, 5 रुपये उसके ऊपर चार्जेस लगने थे, लेकिन आपने 1 भी रुपया नहीं दिया, तो जब इसका वितरण किया जाएगा इसके 2 गुने चार्जेस यानी कि 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसफिशेंटली प्रीपेड आर्टिकल के बारे में कि 5 रुपये लगने थे, आपने 3 रुपये दे दिए, 2 रुपये बकाया रख लिए, तो उस समय डेफिशिएंसी का 2 गुना लिया जाएगा। डेफिशिएंसी कितनी है? 2 रुपये, 2 के 2 गुने लिए जाएंगे यानी कि 4 रुपये लिए जाएंगे। तो ये आपने याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। A person who wishes to obtain a reply from his client without putting him to the expenditure of paying the postage charges may use which among the following service? एक व्यक्ति जो अपने ग्राहक द्वारा डाक शुल्क का भुगतान किए बिना उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग कर सकता है? 34 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बिजनेस रिप्लाई सर्विस, व्यवसाय उत्तर सेवा का यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए क्या चार्जेस रहते हैं, कौन इसके लिए इशूइंग अथॉरिटी है, सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। फ्रैंकिंग मशीन हैज़, फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? तो इसमें वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
Articles the addresses of which are so illegible or incomplete as to render delivery impossible are called as। विलेख जिनके पते इतने अस्पष्ट या अधूरे हैं कि वितरण असंभव हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स कहा जाएगा, अवितरण योग्य लेख कहा जाएगा। 36 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। विदेशी डाक के संबंध में जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में कौन सा करेक्ट है? The rule relating to private correspondence apply equally to official postal article। निजी पत्राचार से संबंधित जो नियम हैं आधिकारिक डाक लेखों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। यानी कि जो रूल प्राइवेट आर्टिकल्स के ऊपर लागू होंगे सेम वही रूल आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर भी लागू होते हैं। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? जब भी आप आउटवर्ड यानी कि जावक आधिकारिक डाक लेख भेजते हैं उसका पूर्व भुगतान करने के लिए। यानी कि भारत से फॉरेन कंट्री के लिए अगर आप कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजेंगे उसके लिए डाक शुल्क का भुगतान सर्विस स्टैम्प्स के माध्यम से किया जा सकता है। बट the postage due on inward foreign mail addressed to government offices cannot be paid by means of service stamps। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आता है और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं तो उन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर सकते। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Correspondence for personnel of the Indian Armed Forces serving outside India addressed to the Indian Army Post Office। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भारतीय सेना डाकघर को संबोधित पत्राचार किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स एंड विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस। तो इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं उनका लिए जो आपने भुगतान करना है वो कैसे करना है? अंतर्देशीय दरों पर प्रीपेड होने चाहिए, इनलैंड रेट्स के अकॉर्डिंग उनको प्रीपेड किया जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए उनको क्या किया जाएगा? इनलैंड आर्टिकल ही मानना जाएगा। सभी उद्देश्य क्या हो जाएंगे? उनको पोस्ट करने का तरीका, ठीक है, किस तरह से रहेगा वो को, फिर उसके बाद उनके ट्रांसमिशन का तरीका क्या रहेगा, वो चीज़ तो वो सारी कैसे रहेंगी जैसे इनलैंड आर्टिकल्स के लिए रहती हैं। In reference to Post Office Guide Part 2, mark incorrect option related to पोस्ट कार्ड। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 के संदर्भ में पोस्ट कार्ड से संबंधित गलत विकल्प को चिन्हित करें। Should not be folded, cut or altered and should be sent unenclosed। पहली बात, जो पोस्ट कार्ड होता है उसको मोड़ा, काटा या बदला नहीं जाना चाहिए और बिना बंद किए भेजा जाना चाहिए। मतलब आप इसको किसी और एनवलप में क्लोज करके नहीं भेजेंगे। In case of breach of conditions, the postcards are treated as letter and postage will be taxed accordingly। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है पोस्ट कार्ड जो है लेटर की तरह मानना चाहेगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर शुल्क लिया जाएगा। बिल्कुल सही है। Unpaid and insufficiently paid postcards are forwarded to their destination and are taxed। अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले पोस्ट कार्ड उनके गंतव्य के लिए भेज दिए जाते हैं और उसी के अनुसार उनके ऊपर शुल्क लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द फ्रंट एड्रेस साइड शुड बी रिजर्व्ड फॉर द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट। पोस्टेज स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन ये गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास एक ये पोस्ट कार्ड है, ठीक है। अब इस पोस्ट कार्ड का इस तरह से एक आधा हिस्सा इस तरफ को हो गया, ठीक है, राइट हैंड हाफ, लेफ्ट हैंड हाफ। अब जो एड्रेसी का एड्रेस आपने लिखना है, कोई भी डाक टिकट चिपकानी है, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगानी है, इन सारी चीज़ों के लिए राइट हैंड हाफ जो होता है यानी कि ये वाली साइड आरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है। ये वाली साइड किसके लिए होती है? सेंडर का जो भी कम्युनिकेशन है उसको लिखने के लिए, या फिर इसकी बैक साइड के ऊपर भी सेंडर अपना कम्युनिकेशन लिख सकता है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए रहेगी? डाक टिकट लगाने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए, पोस्ट मार्क देने के लिए, फिर उसके बाद एड्रेसी का एड्रेस लिखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए राइट हैंड हाफ रिजर्व रहता है।
Which of the following foreign article is not eligible for redirection in India by air? निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु हवाई मार्ग से भारत में पुनर्निर्देशन के लिए पात्र नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। अब जैसे इनलैंड पोस्ट में आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में आपके पास जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं उसमें लेटर आ जाते हैं, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम भी आ जाते हैं। तो 40th की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। If a foreign article is addressed post resident, from which day warehousing charges will be levied? यदि किसी विदेशी वस्तु को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो किस दिन से उसके ऊपर भंडारण शुल्क लगाया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। 8वें दिन से लगाया जाता है। कौन से दिन के बाद से लगाया जाता है? 7वें दिन के बाद से लगाया जाता है। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र के जो पैकेट होते हैं उनसे संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस द पैकेट विल नॉट बी फॉरवर्डेड बट विल बी रिटर्न्ड टू सेंडर। शर्तों के लंघन के मामले में पैकेट को अग्रेषित नहीं किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इनके डेस्टिनेशन के लिए भेजने की बजाय उसको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। Sender will be required to pay double deficiency in the internal postage incomplete point है if it is not prepaid with postage। अगर इसके लिए आपने क्या किया था, डाक शुल्क का पूरी तरह से पहले भुगतान नहीं किया था, तो अगर आप वापस इसको सेंडर को कर रहे हैं तो सेंडर को जो भी डेफिशिएंसी या कमी होगी अंतर्देशीय दर के अनुसार उसके दोगुने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। करेक्ट है। इफ़ द सेंडर विशेज टू रीपोस्ट द आर्टिकल, अब उसने कंडीशंस जो थी उनका उल्लंघन कर दिया, फिर उसको वापस सेंडर को आपने कर दिया, लेकिन सेंडर उसको दोबारा से पोस्ट करना चाहता है आफ्टर कंप्लाइंग विद नेसेसरी कंडीशंस, जो भी शर्तें हैं उनका वो पालन करता है, फिर से उसको पोस्ट करना चाहता है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे दोबारा से पूरे डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। इनके पहले जो उसने चार्जेस का भुगतान किया होगा उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। ये सभी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, if the addressee of an inward foreign parcel wants to take delivery of his parcel at the office of exchange, then यदि किसी आवक विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता विनिमय कार्यालय में अपने पार्सल की डिलीवरी लेना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। द एड्रेसी हैज़ टू कॉल ऑन द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो प्राप्तकर्ता को अपने पहचान के प्रमाण से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो लेकर विनिमय के कार्यालय में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके उसके बारे में बोलना चाहिए कि मुझे मेरा पार्सल यहीं पे चाहिए, तो वहीं पर उसका पार्सल उसे वितरित कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एन असेसमेंट मीमो कंपनीज, एक मूल्यांकन विज्ञापन जो है या ज्ञापन किसके साथ होता है? तो करेक्ट आंसर 44 का बी आ जाएगा। ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल्स इवन इफ नो ड्यूटी इज असेस्ड ऑन इट। सभी आवक विदेशी पार्सलों के साथ होना चाहिए भले ही उनके साथ कोई शुल्क निर्धारित उनके ऊपर किया गया हो या नहीं किया गया हो। तो अगर किसी भी हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो कोई भी अदर आर्टिकल है तो जब उसके ऊपर ड्यूटी असेस की जाती है, क्या ड्यूटी असेस करना मतलब कोई भी शुल्क उसके ऊपर निर्धारित किया जाता है, तभी असेसमेंट मीमो उसके साथ लगाई जाती है। लेटर मेल आर्टिकल्स के बारे में जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी असेस होगी उनके साथ असेसमेंट मीमो होगी, लेकिन पार्सल के मामले में ऐसा नहीं होता है। जितने भी आपके इनवर्ड फॉरेन पार्सल होंगे यानी कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आएंगे, चाहे उनके ऊपर ड्यूटी असेस हो या ना हो, उनके साथ असेसमेंट मीमो होगी ही होगी। द डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में किसी विदेशी वस्तु की डिलीवरी कैसे की जाती है? तो गंतव्य देश के जो भी नियम विनियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अनुसार वो उसका वितरण करते हैं। 45 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो हर देश के अलग अलग रूल होते हैं किसी भी आर्टिकल को डिलीवर करने के, तो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Which of the following indication is permitted on contents of a small packet in foreign post? विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट, स्मॉल पैकेट जो आपकी एक सर्विस होती है, उसकी सामग्री पर किस संकेत की अनुमति होगी? रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स, माल की पंजीकरण संख्या की अनुमति होगी। ट्रेडमार्क आप दे सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं सेंडर का, इन सारी चीज़ों की अनुमति होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which among the following is not a part of IT modernization project of Department of Post? निम्नलिखित में से कौन सा डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है? डाटा सेंटर इसका पार्ट है, डिजास्टर रिकवरी इसका पार्ट है, प्रोवाइडिंग सोलर पावर्ड एंड पोर्टेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस माइक्रो ATM कंप्लाइंट टू ऑल दी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। सभी शाखा डाकघरों को सौर ऊर्जा संचालित और पोर्टेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस प्रदान करना इसके अंडर आता है। प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक मेल कंटेंट डिटेक्शन सिस्टम टू रिटर्न लेटर ऑफिसेस, पुनः प्रेषण केंद्रों को स्वचालित मेल सामग्री पहचान प्रणाली प्रदान करना, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which committee approved the IT modernization project of Department of Post in November 2012? नवंबर 2012 में किस समिति ने डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी? 48 की सही ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। But was the change management stream of the IT modernization project? IT आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा जो है क्या थी? क्या इसका उद्देश्य था? ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तैयारी देना, ताकि वो IT आधुनिकीकरण परियोजना की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी चेंजेस होंगे उसमें भी वो आराम से काम कर सकें। With reference to RICT, which of the following cannot be considered as a peripheral of main computing device? अब इसका भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि RICT डिवाइस विभाग में नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपका आंसर जो है वो देख लीजिए, लेज़र प्रिंटर नहीं होता है। यानी कि जो आपकी RICT डिवाइस होती थी उसके साथ थर्मल प्रिंटर भी होता था, 2D स्कैनर भी और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता था, लेकिन लेज़र प्रिंटर नहीं होता। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में किसे भारत का पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहा जाता है? 51 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट को कहा जाता है। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, बांग्लादेश के साथ। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? 53 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सियाचिन हैज़ बीन? सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। तो 55 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेशी टका। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following folk or tribal dances is associated with उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा लोक या आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? 57 की आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, थोड़ा। आगे चलते हैं, which among the following incidents took place immediately after the चोरा चोरी इंसिडेंट? चोरा चोरी घटना के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी?
गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गलत हो जाएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी जी वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, करेक्ट है। स्वराज पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड विच अमंग दी अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और इज करेक्ट और आर करेक्ट। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो इनमें से केवल सेकंड और थर्ड जो है आपके पास करेक्ट है, तो 58 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। A paid 500 to a government servant to get him a contract for the canteen. The government servant could not get the contract for A. Can A recover 500 paid by him to the government servant? एक सरकारी कर्मचारी को कैंटीन का ठेका दिलाने के लिए ए ने 500 रुपये का भुगतान किया, सरकारी कर्मचारी ए को ठेका नहीं दिला सका, क्या ए उसके द्वारा सरकारी कर्मचारी को भुगतान किए गए 500 रुपये की वसूली कर सकता है? 59 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, नहीं कर सकता क्योंकि ये समझौता अमान्य है। तो ये था आपके पास राजस्थान सर्कल का PASA का 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, बाकी एक आपका 4th नंबर वाला जो क्वेश्चन था कि फैसिलिटी आईडी जो होती है किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए यूनिक आईडी, उसमें 13 डिजिट होते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर आपको लगता है 10 डिजिट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं 86270916 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।